हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के विषय सामाजिक विज्ञान के 5वें अध्याय औद्योगिकरण के युग के बारे में पढ़ेंगे कि विश्व में उद्योग धंधे की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से उद्योग धंधे सबसे पहले फले फूले, उनमें क्या क्या जो कारण थे महत्वपूर्ण रहे, और विश्व की उन्नति में उन उद्योग धंधों की क्या भूमिका रही। क्योंकि उद्योग धंधों से पहले तो लगभग विश्व के सब अधिकतर लोग कृषि पर ही निर्भर थे। और तो औद्योगिकरण की शुरुआत या औद्योगिक युग की शुरुआत कैसे हुई और उसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। औद्योगिकरण जान से पहले हम जानेंगे पूर्व औद्योगिकरण। पूर्व औद्योगिकरण से अभिप्राय यूरोप में सबसे पहले कारखाने लगने के पहले का जो काल था, जब कारखाने लगने की शुरुआत नहीं हुई थी, उस काल को पूर्व औद्योगिकरण का काल कहते हैं। और उस अवधि में शहर के व्यापारी गांव में बने हुए सामान खरीदते थे। पहले उद्योग धंधे थे नहीं, गांव के लोग हाथ के द्वारा सामान तैयार करते थे और शहर के लोग उन सामानों को खरीदते थे जब उद्योग धंधे नहीं लगे थे। तो जब कारखाने नहीं लगे थे, उससे पहले के काल को पूर्व औद्योगिकरण काल कहा जाता है। व्यापारियों का गांव पर ध्यान देने का क्या कारण था, इसके बारे में जानते हैं। जैसे मैंने बात की कि शहर के व्यापारी गांव से बने हुए सामान खरीदते थे। शहरों में जो ट्रेड और क्राफ्ट गिल्ड होते थे वे अधिक शक्तिशाली होते थे। मतलब शहर में जो काम करने वालों लोगों के संघ होते थे वो काफ़ी शक्तिशाली होते थे, और इस तरह के संगठन प्रतिस्पर्धा और कीमतों पर अपना नियंत्रण रखते थे और नए लोगों को बाजार में काम करने नहीं देते थे, रोक देते थे काम करने से वो उनको। इसलिए व्यापारियों के लिए शहरों में नया व्यवसाय शुरू करना मुश्किल होता था। और इन सभी कारणों को देखते हुए व्यापारियों ने शहरों की बजाय गांव की तरफ ध्यान देना शुरू किया। तो ये वो कारण था कि व्यापारियों ने गांव में ध्यान दिया, क्योंकि शहरों में शक्तिशाली गिल्ड होते थे, संगठन होते थे जो नए लोगों को व्यापार करने से रोकते थे और कीमतों पर भी नियंत्रण रखते थे और प्रतिस्पर्धा बनी रहती थी। इसलिए व्यापारियों ने शहरों की अपेक्षा गाँव की तरफ ध्यान दिया। अब हम जानेंगे ब्रिटेन में पूर्व औद्योगिकरण के लक्षण। गांव के किसानों को व्यापारी द्वारा पैसे दिए जाते थे। वे उन किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। गांव के किसानों को शहर के व्यापारी पैसे देते थे, और पैसे देते थे इसलिए वो व्यापारी किसानों को प्रोत्साहित करते थे ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए नए नए उत्पाद बना सकें। गांव में ज़मीन की कमी होती जा रही थी, जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, और जनसंख्या के बढ़ने के कारण उस जनसंख्या की ज़रूरतें उस ज़मीन के छोटे टुकड़ों से पूरी नहीं होती थी। जब ज़मीन से ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी तो किसानों ने अतिरिक्त आय कमाने के लिए अतिरिक्त साधनों की तलाश करनी शुरू की। और उसी समय यानी कि पूर्व औद्योगिकरण के समय एक प्रकार से विनियमों का एक जाल फैला हुआ था जिसे व्यापारी लोग नियंत्रित करते थे। जैसे मैंने बात की कि ये जो किसान थे खेती के अलावा दूसरे साधन देखने लगे अतिरिक्त आय के लिए, क्योंकि ज़मीन के छोटे टुकड़े में सबकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती थी। तो अतिरिक्त आय के लिए वो उत्पाद करते थे पूर्व औद्योगिकरण में। और उसी समय व्यापारी लोग विनियमों को नियंत्रित करते थे। सामान का उत्पादन किसान के द्वारा किया जाता था, जो कारखाने की बजाय अपने खेतों में काम करते थे, और अंतिम उत्पाद कई चरणों से गुजरता हुआ लंदन के बाज़ारों तक पहुंचता था। लंदन से इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भेजा जाता था। तो ये थे ब्रिटेन में पूर्व औद्योगिकरण के लक्षण। जब गांव की ज़मीन कमी हो गई, जनसंख्या बढ़ गई, खेती के साधनों से आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही थी, अतिरिक्त आय के लिए दूसरे साधन अपनाए और उत्पाद बनाने शुरू किए, तो ये था वो पूर्व औद्योगिकरण के लक्षण। अब हम देखेंगे पूर्व औद्योगिकरण के बाद कारखानों की शुरुआत कैसे हुई। इंग्लैंड में कारखाने सबसे पहले 1730 के दशक में बनने शुरू हुए, और 18वीं सदी के आखिरी तक पूर्व इंग्लैंड में जगह जगह पर कारखाने दिखने लगे। 1760 में ब्रिटेन में 2.5 मिलियन पाउंड का कपास आयात होता था मतलब
मंगाया जाता था और 1787 तक यह मात्रा बढ़कर 22 मिलियन पाउंड हो गई थी। मतलब कि लगभग 20-25 सालों में काफ़ी कारखाने लगे, जिसके कारण कपास की जो आयात की मात्रा थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। ये कारखाने क्यों बढ़ रहे थे? क्योंकि कारखानों से लाभ प्राप्त हो रहे थे। क्या लाभ था कारखानों से, वो देखते हैं। कारखानों ने श्रमिकों की कार्यकुशलता को बढ़ा दिया। नई मशीनों की सहायता से एक श्रमिक ज़्यादा अधिक मात्रा में और ज़्यादा बेहतर अधिक उत्पाद बना सकता था। औद्योगिकरण मुख्य रूप से सूती कपड़ा उद्योग में हुआ था। सबसे पहले औद्योगिकरण में सूती कपड़ा उद्योग में देखने को मिलता है, चाहे वो विश्व में हो, इंग्लैंड में हो या फिर भारत में हो। श्रमिकों की निगरानी और उनसे काम लेना गांव की तुलना में कारखानों में आसान होता था। मतलब कि श्रमिक एक तो गांव में काम करे और एक कारखाने में काम करे, तो जो कारखाने में काम कर रहा श्रमिक है उस पर नज़र रखना, उसकी निगरानी करना आसान होता था, जबकि गांव में काम करने वाले श्रमिकों की निगरानी करना मुश्किल होता था। तो ये कारखानों के लाभ थे, इसलिए कारखाने अधिक से अधिक लगने लगे और औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। औद्योगिक परिवर्तन की गति देखते हैं हम। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग और धातु उद्योग सबसे पहले गतिशील उद्योग थे। औद्योगिकरण के पहले दौर में यानी कि 1840 के दशक में सूती कपड़ा उद्योग अग्रणी क्षेत्र था। रेलवे के प्रसार के बाद लोहा इस्पात उद्योग में भी तेजी से वृद्धि हो गई। रेल का प्रसार इंग्लैंड में 1840 के दशक में हुआ और उपनिवेशों में यह 1860 के दशक में हो गया था। 1873 आते आते ब्रिटेन से लोहा इस्पात के निर्यात की कीमत 77 मिलियन पाउंड हो चुकी थी। मतलब कि वहाँ का जो निर्यात है काफ़ी मात्रा में बढ़ गया। और जो मैंने बात की थी कि सूती कपड़ा उद्योग पहले अग्रणी उद्योग था, बाद में इस्पात उद्योग सूती कपड़े के उद्योग का निर्यात का दुगना हो गया था। मतलब कि इस्पात उद्योग सूती कपड़ा उद्योग की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था। 19वीं सदी के अंत तक पूरे कामगारों का 20% से भी कम तकनीकी रूप से उन्नत औद्योगिक क्षेत्र में नियोजित था। इससे पता चलता है कि नए उद्योग पारंपरिक उद्योगों को विस्थापित नहीं कर पाए थे। सूती कपड़ा और धातु उद्योग पारंपरिक उद्योगों में बदलाव नहीं ला पाए, लेकिन पारंपरिक उद्योगों में कई परिवर्तन हुए जो बड़े ही साधारण दिखने वाले लेकिन नई खोजों के कारण हुए थे। इस तरह के उद्योगों के उदाहरण हैं खाद्य संस्थान, भवन निर्माण, बर्तन निर्माण, कांच, चमड़ा उद्योग और फर्नीचर उद्योग। इन उद्योगों में हमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। नई तकनीकों को पैर जमाने में काफ़ी वक्त लगा। मशीनों की ऊंची कीमत और महंगी मरम्मत के कारण व्यापारी और उद्योगपति नई मशीनों से दूरी बनाना पसंद करते थे। मतलब उस समय तक मशीनें इतनी प्रसिद्ध नहीं हुई थी, इतनी लोकप्रिय नहीं हुई थी। उसके पीछे क्यों क्या कारण था? एक तो मशीनों को लगाने में ले आने में बहुत भारी ऊंची कीमत देनी पड़ती। दूसरी, उनकी मरम्मत बहुत महंगी होती थी। इस कारण से व्यापारी और उद्योगपति नई मशीनों से दूर रहना चाहते थे। नई मशीनें उतनी कुशल भी नहीं थी जैसा कि उनके आविष्कार और निर्माताओं द्वारा दावा किया जाता था। कुछ इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि 19वीं सदी के मध्य एक आम श्रमिक कोई मशीन चलाने वाला नहीं बल्कि एक पारंपरिक कारीगर और श्रमिक होता था। ये कारागार यहाँ पर गलती से लिखा गया है, इसे कारीगर पढ़ा जाए। मानव शक्ति और बाप की शक्ति की अगर हम तुलना करें तो पाएंगे कि उस जमाने में श्रमिकों की कोई कमी नहीं थी। श्रमिकों की अच्छी आपूर्ति के कारण और श्रमिकों को कम ही पारिश्रमिक देना पड़ता था। मतलब मजदूरी कम देनी पड़ती थी, महंगी मजदूरी नहीं थी, उसकी कोई समस्या नहीं थी। इसलिए व्यापारी और उद्योगपति, जैसे दो कारण तो हमने पीछे देखे थे कि व्यापारी और उद्योगपति थे वो मशीनों से दूरी क्यों बनाए हुए थे, क्योंकि मशीनें बहुत महंगी आती थी। दूसरी, उनकी मरम्मत बहुत महंगी हुई थी। दो कारण तो थे। तीसरे कारण ये थे कि श्रमिक आसानी से मिल जाते थे, कम मेहनताना उनको देना पड़ता था। और भी कुछ कारण थे जिसके कारण व्यापारी और उद्योगपति मशीनों की अपेक्षा मजदूरों से काम कराना पसंद करते थे, क्योंकि मशीनों में पूंजी लगाने की अपेक्षा श्रमिकों से काम लेना बेहतर समझते थे। क्योंकि हाथ से बनी चीज़ों की गुणवत्ता और सुंदरता का मुकाबला मशीन से बनी हुई चीज़ें नहीं कर सकती। इसलिए मशीन से बनी हुई चीज़ों में कुछ कमी हमें देखने को मिलती है। जैसे मशीन से बनी चीज़ें एक जैसी होती हैं और उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी हुई चीज़ों को अधिक पसंद करते थे। इसलिए अभी तक
इस समय तक जिस समय हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, मशीनों ने श्रमिकों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन 19वीं सदी के अमेरिका में स्थितियां अलग हो गई। वहाँ पर श्रमिकों की कमी होने के कारण मशीनीकरण एक रास्ता मात्र अपनाना पड़ा। मतलब जब मजदूर मिलने समाप्त हो गए तो उद्योगपति और व्यापारियों को मशीनों पर निर्भर होना पड़ा और मशीनीकरण की शुरुआत हो गई। अब हम देखते हैं श्रमिकों का जीवन कैसा था उस समय पर। औद्योगिकरण के समय श्रमिक काम की तलाश में भारी संख्या में गांव से शहर की तरफ जा रहे थे। नौकरी मिलना इस बात पर निर्भर करता था कि शहर में आपका कौन दोस्त रह रहे हैं, कितने दोस्त हैं, कितने रिश्तेदार हैं। इस बात पर यह निर्भर करता था कि आपको शहर में जाते ही नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जिन लोगों की शहरों में जान पहचान नहीं होती थी उन्हें नौकरी मुश्किल से मिलती थी और कई लोगों को नौकरी पाने के लिए महीनों तक इंतज़ार करना पड़ता था। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती, ऐसे लोग पुलों के नीचे रैन बसारों में अपनी रातें गुजारते थे और कई लोगों ने अपने निजी रैन बसारे बनवाए थे। गरीबों के लिए एक पुअर लॉ अथॉरिटी बनाई गई जो कि ऐसे लोगों के लिए कैजुअल वार्ड की व्यवस्था करती थी जिन्हें काम नहीं मिल पाता था और वो रैन बसेरे में या पुल के नीचे अपनी रात गुजारते थे। औद्योगिकरण के समय बहुत सारी नौकरियां ऐसी थी जो साल के गिने चुने महीनों में ही मिलती थी और साल के बाकी दिन श्रमिकों को बेरोजगार रहना पड़ता था और बेरोजगार होते हुए गरीब फिर से सड़क पर आ जाते थे और जैसे ही काम छूटता उनमें से कुछ लोग अपने गांव लौट आते, लेकिन ज़्यादातर शहर में ही रुक जाते थे ताकि छोटे मोटे काम वो कर सकें। तो औद्योगिकरण के समय श्रमिकों का जीवन हमें देखने को मिला, काफ़ी कष्टपूर्ण जीवन था। 19वीं सदी की शुरुआत में मजदूरी में थोड़ा सा इजाफा हुआ, लेकिन विभिन्न क्षेत्रकों के आंकड़े प्राप्त करना मुश्किल है क्योंकि उनमें हर साल काफ़ी उतार चढ़ाव होता था। किसी भी श्रमिक के जीवन स्तर पर नियोजन की अवधि का पूरा असर पड़ता था। 19वीं सदी के मध्य तक अच्छे दौर में भी शहरों की आबादी का लगभग 10% अत्यधिक गरीब हुआ करता था। 19वीं सदी के मध्य तक आर्थिक मंदी के दौर में बेरोजगारी बढ़कर 35 से 75% तक हो जाती थी। कई बार बेरोजगारी के डर से श्रमिक लोग नई तकनीक का जमकर विरोध करते थे। श्रमिक लोग बेरोजगारी के डर से, क्योंकि उनको डर था कि नई तकनीक आएगी तो उनका जो मजदूरी है वो छिन जाएगी, क्योंकि एक एक मशीन कई सौ मजदूरों का काम कर सकती थी। इसलिए मजदूर थे और नई तकनीकों से डरते थे और उन तकनीकों का विरोध करते थे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कि जो श्रमिक हैं नई तकनीकों का विरोध कर रहे थे, हमें देखने को मिलता है जब स्पिनिंग जेनी को लाया गया तो महिलाओं ने इन नई मशीनों को तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वे हाथ से कताई करके अपना गुजारा करती थी। लेकिन अगर जब स्पिनिंग जेनी मशीन आई तो हाथ से कताई का काम समाप्त होने वाला था। इसलिए स्त्रियों ने स्पिनिंग जेनी मशीन का विरोध किया और उन नई मशीनों को तोड़ना शुरू कर दिया था। तो ये था श्रमिकों के जीवन के बारे में। अब हम देखते हैं भारत में कपड़ा उद्योग का युग। 18वीं सदी के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना बिजनेस भारत में जमा लिया था। इस अवधि में व्यापार के केंद्र रह चुके सूरत और हुगली का पतन हो चुका था। इसी दौरान व्यापार के नए केंद्र उभर कर सामने आए, कलकत्ता और मुंबई। जब एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता स्थापित कर ली तो उसने व्यापार पर भी अपना एकाधिकार जताना शुरू कर दिया। पहले तो उसने धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता हासिल की और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के बाद पूरे व्यापार पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। कंपनी ने कपड़ा व्यवसाय से जुड़े जितने भी व्यापारी और दलाल थे उनको उखाड़ना शुरू कर दिया और दलालों और व्यापारियों को उखाड़कर उन्होंने बुनकरों पर सीधा नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। इस बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए वो एक व्यक्ति की नियुक्त करते थे जिसको वो वेतन देते थे, और ऐसा व्यक्ति जो बुनकरों पर नियंत्रण रखता था उसको गुमास्ता कहा जाता था। गुमास्ता का काम होता था बुनकरों के काम की निगरानी करना, आने वाले माल का संग्रहण करना और कपड़े की क्वालिटी की जांच करना। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। गुमास्ता कौन थे, उनका क्या काम था?
तो गुमास्ता वे व्यक्ति थे जो बुनकरों पर नियंत्रण रखते थे, माल की निगरानी करते थे, कपड़े की क्वालिटी की जांच करते थे। कंपनी कोशिश करती थी कि बुनकर किसी दूसरे ग्राहक के साथ डील न कर ले, और ऐसा करने से रोकने के लिए कंपनी बुनकर को एडवांस दे देती थी, और इस एडवांस के कारण बुनकर कर्ज में दब जाता था, और इस कर्ज के कारण बुनकर किसी दूसरे व्यापारी के साथ किसी प्रकार का कोई डील नहीं कर सकता था। एडवांस के इस नए सिस्टम ने बुनकरों के लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर दी, और उन समस्याओं से तंग आकर बहुत सारे लोगों ने बुनकर का काम छोड़कर खेती करनी शुरू कर दी थी। पहले वे अपना खेतों में अनाज उगाया करते थे, जिससे उसके परिवार का काम चल जाता था। उनके पास खेती के लिए समय नहीं बचता था और अपनी जमीन काश्तकारों को देनी पड़ती थी। पारंपरिक व्यापारियों के विपरीत गुमास्ता, जो हमने बात की थी, गुमास्ता बुनकरों पर नियंत्रण रखता था। गुमास्ता एक बाहरी आदमी होता था जिसका गांव में कोई नातेदार रिश्तेदार नहीं होता था। वह सिपाहियों और चपरासियों के साथ आता था और समय पर काम पूरा न होने की स्थिति में बुनकरों को दंड भी देता था। गुमास्ता अक्सर एकड़ी दिखाया करता था, और इसी एकड़ी के कारण कई बार गुमास्ता और बुनकरों के बीच लड़ाई हो जाती थी गांव में। जैसे मैंने बात की थी, एडवांस सिस्टम के कारण कई बुनकर कर्ज के जाल में फंस गए, और कर्नाटक और बंगाल के स्थानों पर बुनकर अपने गांव छोड़कर दूसरे गांव में चले गए ताकि वो अपना कोई छोटा मोटा कर्जा लगा सकें। कई बुनकरों ने एडवांस लेने से मना कर लिया, अपनी दुकानें बंद कर दी और खेती करने लगे। तो जब कंपनी ने बुनकरों के साथ सीधा नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की तो बुनकरों की हालत काफ़ी ख़राब हो गई। कंपनी ने गुमास्ता की नियुक्ति की, जो कि एकड़ी दिखाता था और बुनकरों के साथ लड़ाई होती थी, जिसके कारण बुनकरों को दंड दिया जाता था। तो उस समय बुनकरों की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। अब हम देखेंगे मैनचेस्टर का भारत में प्रकोप। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से कपड़ों के निर्यात में कमी आने लगी थी। 1811-12 में भारत से होने वाले निर्यात में सूती कपड़े की हिस्सेदारी 33% थी, और 1850-51 आते आते यह हिस्सेदारी मात्र 3% रह गई। मतलब कि काफ़ी निर्यात घट गया था। इसका कारण था कि ब्रिटेन के निर्माताओं के दबाव के कारण सरकार इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, ताकि इंग्लैंड में सिर्फ वहाँ बनने वाली वस्तुएं बिकें, और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भी इस बात के लिए दबाव डाला कि वो ब्रिटेन में बनने वाली चीज़ों को भारत के बाज़ारों में बेचें। 18वीं सदी के अंत तक भारत में सूती कपड़ा आयात न के बराबर था, मतलब बिल्कुल नहीं मंगाया जाता। लेकिन 1850 के आते आते हम देखते हैं कि आयात 31% तक बढ़ गया सूती कपड़े का, और 1870 के दशक तक तो यह हिस्सेदारी 70% हो गई थी। मतलब जो चीज़ हम बिल्कुल बाहर से नहीं मंगाते थे, वो 70% उसका 70% चीज़ें हम बाहर से मंगाने लगे, और जो चीज़ हम बाहर निर्यात करते थे वो निर्यात बंद होकर आयात बढ़ गया। तो भारत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। भारत में हाथ से बने सूती कपड़े की तुलना में मशीन से बने हुए कपड़े सस्ते होते थे, इसलिए ब्रिटेन से होने वाले आयात के मुकाबले यहाँ के बुनकरों का मार्केट शेयर गिर गया। हाथ से जो कपड़ा बुनते थे उनके द्वारा तैयार किया गया कपड़ा महंगा होता था। ब्रिटेन में जो कपड़ा तैयार किया जाता था मशीनों के द्वारा, वो कपड़ा सस्ता होता था। इसलिए भारत के बुनकर ब्रिटेन के मशीनों द्वारा तैयार किए हुए कपड़े का सामना नहीं कर पाए, और 1850 का दशक आते आते भारत के सूती कपड़े के अधिकांश केंद्रों पर भारी गिरावट आ गई। 1860 के दशक में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में गृह युद्ध हो चुका था, इसलिए वहाँ से ब्रिटेन को मिलने वाले कपास की सप्लाई बंद हुई, और वहाँ की सप्लाई बंद हुई, उसी के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन को भारत की ओर मुँह करना पड़ा। उससे भारत के बुनकरों के लिए कच्चे कपास में भारी कमी आई, क्योंकि जब ब्रिटेन के लोगों को कच्ची कपास अमेरिका में मिलनी बंद हो गई तो उन्होंने भारत से लेनी शुरू कर दी, और भारत से वो कच्ची कपास ले जाते तो भारतीय बुनकरों को कच्ची कपास नहीं मिल पाती थी, उनकी कपास में भारी कमी आ गई। 19वीं सदी के अंत तक भारत में सूती कपड़े के कारखाने खुलने शुरू हो गए। भारत के पारंपरिक सूती कपड़ा उद्योग के लिए किसी आखिरी आयत से कम न था। मतलब कि बुनकरों का समय समाप्त और भारत में भी कारखाने शुरू हो गए। भारत में कारखानों की शुरुआत में देखते हैं, मुंबई में पहला सूती कपड़ा मिल 1856 में बना। ये कई बार छोटे प्रश्नों में बहुत बार पूछा जाता है कि मुंबई में पहले सूती कपड़ा मिल कब स्थापित की, 1856 में।
उसमें उत्पादन 2 वर्षों के बाद शुरू हुआ। 1862 तक 4 मील चालू हो गई थी। इसी दौरान बंगाल में जूट मिल भी खुल गई थी। कानपुर में 1860 के दशक में एल्गिन मिल शुरू हुई। अहमदाबाद में इसी अवधि में पहला सूती मिल चालू हुआ। 1800 मद्रास में पहला सूती मिल 1874 के उत्पादन शुरू हो चुका था। तो ये था भारत में कारखानों की शुरुआत। भारत में कारखानों की शुरुआत के शुरू के व्यवसायी कौन थे वो देखते हैं हम। कई बिजनेस ग्रुप का इतिहास, जिसमें चीन के साथ होने वाला व्यापार छुपा है। 18वीं सदी के आखिर से ब्रिटेन ने भारत का जो अफीम का निर्यात था चीन को करना शुरू कर दिया और चीन से चाय मंगानी शुरू कर दी। इस काम में कई भारतीय व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वे पूंजी लगाते थे, माल मंगाते थे, फिर माल को बेचते थे। जब उन व्यापारियों ने अच्छे पैसे कमा लिए तो वे भारत में औद्योगिक उपक्रम बनाने के सपने भी देखने लगे थे। इन सब कामों के लिए मजदूर कहाँ से आते थे? ज़्यादातर औद्योगिक क्षेत्रों में आसपास के जिलों से मजदूर आते थे, जिनमें अधिकांश मजदूरों के गांवों से पलायन करके आए थे। फसल की कटाई और तैयार के समय वे अपने गांव चले जाते थे, क्योंकि वो अपने गांव से जुड़ा रहना चाहते थे। कुछ समय बीतने के बाद लोग गांव की तलाश में बहुत दूर दूर तक जाने लगे। पहले तो अपने ज़िले तक ही सीमित थे लोग, लेकिन धीरे धीरे काम की तलाश में लोग दूर दूर तक जाने लगे। उदाहरण के लिए यूनाइटेड प्रोविंस के लोग भी बम्बई और कलकत्ता की तरफ आने लगे थे, पलायन करने लगे थे। लेकिन काम मिलना आसान नहीं होता था। उद्योगपति अक्सर लोगों को काम पर रखने के लिए जॉबर की मदद लेते थे। ये भी एक यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, जॉबर का क्या अर्थ है, कौन होता था, क्या काम होता था। अक्सर कोई पुराना और भरोसेमंद मजदूर जॉबर बन जाता था और जॉबर अक्सर अपने गांव के लोगों को प्राथमिकता देता था। वह उन्हें शहर में बसने में मदद करता, ज़रूरत के लिए कर्ज भी देता था। इस तरह से जॉबर एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गया था। वह लोगों से बदले में पैसे और उपहार मांगता और मजदूरों के जीवन में भी दखल देता था। तो ये थे मजदूर। अब हम देखेंगे औद्योगिक विकास का अनूठापन। यूरोप की मैनेजिंग एजेंसी कुछ खास तरह के उत्पादों में रुचि दिखाती थी। वे अपना ध्यान चाय और कॉफ़ी के बागानों, खनन, नील, जूट पर लगाती थी। ऐसे उत्पाद की ज़रूरत मुख्य रूप से निर्यात के लिए होती थी, उन्हें भारत में नहीं बेचा जाता था। भारत के व्यवसायी यहाँ के व्यापार में मैनचेस्टर के सामानों से प्रतिस्पर्धा से बचना चाहते थे। उदाहरण के लिए वे सूत के मोटे कपड़े बनाते थे, जिनका इस्तेमाल या तो हथकरघा वाले करते थे या जिनका निर्यात चीन में किया जाता था। 20वीं सदी के पहले दशक तक औद्योगिकरण के ढर्रे पर कई बदलावों का प्रभाव पड़ चुका था। वह इस समय तक स्वदेशी आंदोलन जोर पकड़ रहा था। भारतीय उत्पादों ने सूती धागे को छोड़कर वस्त्र बनाने पर अधिक जोर दिया। 1900 से 1912 के बीच भारत में सूती कपड़े का उत्पादन दोगुना हो गया था। पहले विश्व युद्ध के समय उद्योग के विकास की दर धीमी थी। फिर युद्ध ने स्थिति बदल दी। ब्रिटेन की मिलें थी सेना के ज़रूरतें पूरा करने में व्यस्त हो गई और इसी कारण से भारत में उनका आयात घट गया। भारत की मिलों के सामने एक बड़ा घरेलू बाजार तैयार था। भारत की मिलों को ब्रिटेन की सेना के लिए सामान बनाने के लिए भी कहा गया था। इससे उद्योग धंधों में तेजी आ गई। युद्ध खत्म होने पर भी मैनचेस्टर यहाँ के बाजार में अपनी खोई हुई पकड़ दोबारा नहीं बना पाया और इसी कारण बाजार में होड़ हो गई। ग्राहकों को रिझाने के लिए उत्पादक कई तरीके अपनाते थे। ग्राहक को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन एक जाना माना तरीका है, जो वर्तमान समय में भी हमें बहुत देखने को मिलता है। मैनचेस्टर के उत्पादक अपने लेवल पर उत्पादन का स्थान जरूर दिखा देते हैं। मेड इन मैनचेस्टर का एक लेवल क्वालिटी का प्रतीक माना जाता था। इन लेवल पर सुंदर चित्र भी होते थे। तो इन सब कारणों से बाज़ार में सामान की काफ़ी होड़ बन गई थी और इस होड़ के चलते व्यापार में कुछ नई नई चीज़ें आई, जिनमें सबसे पहले है संरक्षण तटकर। आयात की जाने वाली वस्तुओं पर उनके आयात को रोकने के लिए तटकर का लगाना, मतलब कि दूसरे देशों से आने वाले सामान को रोकने के लिए कोई देश उस आने वाले सामान पर आयात कर
इतना अधिक लगा दे कि वो सामान उस देश में काफ़ी महंगा बेचना पड़े, और महंगा बेचना पड़े जिसके कारण उस देश में तैयार होने वाला वो माल आसानी से सस्ते दामों पर बिक सके। और इसीलिए प्रयोग किया जाता है संरक्षण तटकर का, मतलब कि अपने देश के उद्योगों को बचाने के लिए बाहर के उद्योगों से आने वाले आयात पर इतना अधिक कर लगा दिया जाए जिससे कि वो यहाँ पर बिकना आसान न रहे। तो ये था संरक्षण तटकर, और इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना होता था। संरक्षण तटकर के द्वारा घरेलू वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं की प्रतियोगिता से बचाने के लिए और स्थानीय निर्माताओं के हितों की रक्षा करने के लिए संरक्षण तटकर लगाया जाता था। दूसरी तरफ मुक्त व्यापार की नीति देखते हैं हम। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि विकास की गति तीव्र करने के लिए वाणिज्यवाद या मुक्त व्यापार की नीति अपनाई जानी चाहिए। सरकार को उद्योग एवं व्यापार में या तो बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए या फिर कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। इस सिद्धांत को 1776 में ब्रिटेन के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने पेश किया था। संरक्षण की नीति नए उद्योगों को कठोर प्रतियोगिता से बचाने के लिए नीति को लागू करना हमने बात की थी, लेकिन बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, उनका मानना है कि वाणिज्यवाद यानी कि मुक्त व्यापार की नीति को अपनाना चाहिए। इस नीति के अंतर्गत सरकार को उद्योग और व्यापार में या तो बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए या फिर न के बराबर बिल्कुल कम हस्तक्षेप करना चाहिए। अब हम देखेंगे शाही प्राथमिकता, इसका क्या अर्थ है। ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटेन से भारत में आयात की जा रही वस्तुओं को विशेष सुविधाएं और विशेष अधिकार प्रदान करना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सामूहिक चिंता के मुंह पर फैसला लेने और व्यवसाय ठीक तरह से चला सके, 19वीं सदी के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की गई थी। भारत में पहला चैम्बर मद्रास में खोला गया। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रवादी संदेश। भारतीय निर्माताओं के विज्ञापनों में राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देता था। उनका कहना था कि अगर राष्ट्र की परवाह करते हो तो उन चीज़ों को खरीदे जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। विज्ञापन स्वदेशी वस्तुओं के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे। तो वर्तमान समय में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अगर देश का भला चाहते हो तो उन्हीं वस्तुओं को खरीदो जिनको भारत में तैयार किया गया या भारतीयों ने तैयार किया गया। तो आज का यह वीडियो लेक्चर ये समाप्त होता है। थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक्स।